हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और फाइनली जो कट ऑफ को लेकर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं। और कट ऑफ को लेकर उनको कोई आइडिया नहीं है कि कितने पे सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगी। और इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन हैं, जिसमें से कुछ कन्फ्यूज़न जितने कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद उनको पछतावा होता है, बहुत से नियमों को वो नहीं जानते, तो वो सारे नियम को वो जान जाएं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐड नंबर 50 का कट ऑफ कितनी जा सकती है, इंटरव्यू में किन लोगों को कॉल किया जाएगा। तो 60 क्वेश्चन जो लोग किए हैं उन सभी को कॉल किया जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ के जाने का जहाँ तक बात है, वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जैसे ओबीसी और एससी एसटी महिला वर्ग जो है, वो तो 60 से ही सिलेक्शन उनका शुरू हो जाएगा। उन्होंने मार्क्स अगर 25 इंटरव्यू में पा लिए तो, ठीक है। 25 to 27, इसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और कॉल जो है वो हो सकता है 55 से ही किया जाए, लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, मेन सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन तो 60 प्लस वालों का ही होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 65 जा सकती है, ठीक है। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, कि यूपीएससी में जो सबसे ज़्यादा ख़राब मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं। क्वेश्चन डिलीट होने से क्या होता है कि पूरा रैंडमली बन जाता है। जैसे 10 क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी बच्चे ने 10 के 10 सही किए हैं, तो उसके 10 क्वेश्चन कम हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चन सही किए हैं 10 में से, तो उनको 8 क्वेश्चन का फ़ायदा हो गया। तो ये पूरा दैवीय संयोग पर निर्भर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वहाँ पे मेहनत की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन डिलीट होता है, क्वेश्चन को डिलीट नहीं करना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा बिल्कुल तर्क के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन लास्ट में जो फाइनल निकल के आएगा, कोर्ट वगैरह भी हो सकता है बच्चे जाएँ लास्ट में, जो आंसर की को लेकर सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी तो उसके बाद की चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जैसे किसी का 67 है, 70 है, तो उनका भी इंटरव्यू का नंबर बहुत ज़्यादा मायने करता है। पिछली बार भी हुआ था कि 67, 68 का बच्चा जो था वो वेटिंग में चला गया था, ठीक है। और ये भी एक कारण था कि इंटरव्यू में मार्क्स जो है उनके कम आते हैं। और मैं आपको अपने चैनल मेरे चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगी कि इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां करते हैं, क्यों मार्क्स कम आते हैं। और भी चीज़ें हैं। मैंने बताया आपको कि बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू विशेषज्ञों से मैंने वार्तालाप किया, उनके अनुभव के लिया, जिन्होंने 30-30, 35-35 इंटरव्यू दिया है अपने लाइफ में अलग अलग जॉब के। उन लोगों से मैं मिली हूँ, और मिलने के बाद उनके अनुभवों को मैंने लिया है। इसमें से एक संजय सिंह परिहार, जो कि प्रयागराज में इंटरव्यू विशेषज्ञ हैं, उनसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें ली हुई हैं। तो उसके बाद मैंने दिया है आपको ये जो इंटरव्यू का कोर्स है, मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा जो इंटरव्यू का कोर्स मैंने आपको दिया हुआ है, अभी पूरा नहीं दिया है, अभी एक एक करके वीडियो आएंगे। तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस लिया है जो 30-35 इंटरव्यू दे चुके हैं। इंटरव्यू विशेषज्ञों से मैंने जानकारी ली है, उसके बाद मैंने इस कोर्स को जनरेट किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे जो भी चीज़ें कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी मैं आपको दूंगी। जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले कोर्स फिनिश हो जाए उसके बाद। तो मेरा कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये ऐसा कोर्स जो है अभी तक यूट्यूब पे किसी ने डाला नहीं है, और फ्यूचर में हो सकता है मेरे डालने के बाद क्या होगा क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं डाला है। तो किन बिंदु हेतु इंटरव्यू में हलफनामा देना होता है। तो देखिए, अगर आपके मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, नाम में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग इधर से उधर हो गई, या फिर आपका कोई मार्कशीट है खो गया है, या फिर कुछ और है चीज़ें, तो उसके लिए आप हलफनामा दे सकते हैं, ठीक है। और हलफनामा देने के बाद क्या होगा कि आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, या फिर आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, जो चीज़ें हैं, तो उसको लेकर जांच हो जाएगी कि हाँ आप ही की मार्कशीट है या किसी और की है। तो अगर आपकी ही मार्कशीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हलफनामा की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये मेरा ही है, मैं इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। कहीं कहीं होता है पिता के नाम में गड़बड़ी हो गई, या फिर नाम के आगे प्रसाद लगा है, किसी में नाम के आगे प्रसाद नहीं लगा है जो बच्चा है,
तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है कि नाम के आगे कुछ और सरनेम भी लगा है, मैंने एक उदाहरण के रूप में प्रसाद नाम बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी चीज़ें नहीं, जैसे मान लीजिए अभी अभी आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म में कुछ चीज़ें आपने भरी हैं, वो कागज़ आपका अपलोड नहीं हो पाया या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको लेकर आप हलफनामा दे दीजिए और उसके साथ वो कागज़ लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कमी कोई नहीं रह जाएगी, आपके चयन जो है वो बिल्कुल सामान्य में हो जाएगा। सामान्य मतलब जनरली हो जाएगा, उसमें आपका कोई औपबंधिक होने की संभावना इसमें नहीं रहेगी। औपबंधिक क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपका सिलेक्शन हो गया है तो भी आपके कुछ कागजात अगर नहीं जमा है आयोग के पास, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो आपका जो चयन है वो औपबंधिक में हो जाएगा और तब तक आपके चयन को रिलीज़ नहीं किया जाएगा पूरी तरह से, जब तक आप देंगे नहीं, उस कागज़ को आप वापस जाके आयोग में देंगे नहीं, उसका नोटिस नहीं लेंगे कि हाँ ये मैंने चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं औपबंधिक। तो हलफनामा के बारे में आप समझ गए होंगे कि किन चीज़ों के बारे में हलफनामा देना है, जो भी कमी रह गई है उसको लेकर आप हलफनामा दे दीजिएगा, एक बार आप फॉर्म वगैरह चेक कर लीजिएगा। कॉलेज का आवंटन महिला एवं पुरुष वर्ग हेतु, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बड़ा धोखा है, मेरे साथ भी हुआ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ हो, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेकर। तो देखिए कॉलेज का जो आवंटन है, आपने कितना, अगर कोई महिला वर्ग, यहाँ पे सिर्फ महिला वर्ग की बात मैं कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो महिला वर्ग की जो महिलाएं हैं वो एक चीज़ जान लें कि अगर उन्होंने ये हलफनामा नहीं दिया कि मुझे किसी भी हालत में केवल और केवल कोविड कॉलेज ही चाहिए, तो उनको कोविड कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उन्होंने दिया हलफनामा कि मुझे केवल कोविड कॉलेज दिया जाए, मुझे महिला कॉलेज नहीं चाहिए, तो उनको कोविड कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर कोविड कॉलेज के मेरिट में वो आ रही हैं तो उनको उनका चयन हो जाएगा। अगर उस मेरिट में वो नहीं आ रही हैं तो चयन नहीं होगा। होता क्या है कि अगर मान लीजिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए, एक क्या है, एक महिला वर्ग है और एक क्या है, ये कोविड है, ठीक है। कोविड है और कोविड की जो मेरिट है वो 65 प्लस गई है, ठीक है, 65 प्लस गई है या फिर 65 गई है, और जो महिला वर्ग है उसकी जो कट ऑफ है वो 60 गई है, ठीक है। और आपका जो मार्क्स हैं आपके वो 64 है, 64 हैं, यानी आप महिला वर्ग में अगर होती तो आप चयनित हो गई होती, लेकिन आपने चूंकि हलफनामा दे दिया और हलफनामा देने के कारण आपका जो चयन है वो केवल कोविड कॉलेज में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको वापस महिला कॉलेज में नहीं भेजा जा सकता। अब आप समझ गए होंगे, मतलब अगर आपने हलफनामा दिया है यानी कोविड कॉलेज को लेने के लिए आप बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी हाल में कोविड कॉलेज ही चाहिए, तो ही आपको कोविड कॉलेज मिलेगा, यानी रिस्क है, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, चयन हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर आपने कोविड कॉलेज के लिए हलफनामा दे दिया, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 70 प्लस हैं, आपने हलफनामा दे दिया, तो क्या होगा कि आपको महिला कॉलेज नहीं मिलेगा, केवल कोविड कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हलफनामा आप इंटरव्यू के पहले देते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू में हो सकता है आपके 12 नंबर आ जाए, आप 25 नंबर एक्सपेक्ट करके बैठे हों, तो इंटरव्यू में अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि चयन से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है। आप किस कैटेगरी में कहाँ पे आ रहे हैं। क्या हाई मेरिट होने पर महिला वर्ग को सहशिक्षा का विद्यालय मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर आपके बहुत अच्छे रैंक है, अगर आप टॉप 50 में टॉप 5 में भी हैं तो भी आपको जो कोविड कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, अगर आपने हलफनामा नहीं दिया है तो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ और बहुत से बच्चों के साथ हुआ, जिन महिलाओं ने हलफनामा दिया था। चूँकि हलफनामा देने वाली महिलाएं 1 से 2 ही होती हैं, इसमें रिस्क होता है कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और ख़ासकर वही लोग हलफनामा देती हैं जो कहीं पे पहले से जॉब कर रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और वो कोविड कॉलेज में जाना चाहती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा एक अन्याय है जो आयोग के द्वारा किया गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा इसको लेकर। रैंक अच्छी होने के बावजूद भी मैं कोविड कॉलेज में नहीं जा सकी और महिला कॉलेज लेने के लिए मुझे विवश होना पड़ा, और महिला कॉलेज बहुत कम होते हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी महिला कॉलेज नहीं था, ठीक है। तो मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ा, और अगर मैंने कोविड कॉलेज मुझे लेने के लिए अगर इसमें आयोग के द्वारा स्वीकृति मिल गई होती तो मुझे अपने ज़िले में अपने ही घर के पास में बिल्कुल कॉलेज मिल गया होता और आज काफ़ी अच्छा लगता मुझे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल
लगता है कि कहीं और के हैं, हम यहाँ के हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बहुत अच्छे रैंक थे, बहुत अच्छे नहीं मतलब कि बीच में थे, वो चाहते तो काफ़ी अच्छे मिल जाते, अपने ज़िले में उनको कॉलेज मिल जाता, लेकिन वो बहुत दूर चले गए और काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। पीएचडी एवं एमफिल का क्या लाभ मिलता है, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि पीएचडी किया है हमने, एपीआई मिलेगा क्या, एमफिल किया है एपीआई मिलेगा क्या इसका। तो फ्रेंड्स, ना ही पीएचडी का ना ही एमफिल का किसी का भी एपीआई नहीं मिलता है। हाँ, एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने पीएचडी की है तो आपको क्वेश्चन का लाभ मिलता है, यानी आपका जो इंटरव्यू है वो आपके पीएचडी की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। और आपके पीएचडी से रिलेटेड प्रश्न शुरू हो जाते हैं, फिर आपको सोशियोलॉजी में कम पूछा जाता है। वही चीज़ एमफिल के साथ भी होती है कि अगर आपने एमफिल बहुत अच्छे से मेहनत से किया है तो बहुत अच्छे से सब तैयार है एमफिल का, ठीक है। और एमफिल का जब बहुत अच्छा तैयार है तो उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी आपका जो इंटरव्यू है वो आपको क्वेश्चन पहले से ही पता है, ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो सोशियोलॉजी बहुत ब्रॉड है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, सबसे ज़्यादा यही होता है आयोग में, सबसे ज़्यादा यही होता है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है। और अगर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन तभी निकलते हैं आयोग में जब वो जान जाते हैं कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसा इंटरव्यू गया तो कैसे नंबर आएंगे, क्यों मार्क्स कम आ जाते हैं, क्या चीज़ें हैं। और ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास होगा, मैंने आपको जैसा बताया कि अच्छे अच्छे इंटरव्यू विशेषज्ञों से मैंने जानकारी ली है, उसके बाद मैं ये कोर्स शुरू कर रही हूँ। 30 से 35 इंटरव्यू दिया है उन लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई है, और उनके जो एक्सपीरियंस थे उन सारे एक्सपीरियंस को मैंने लिया और मैं अपने कोर्स में पूरा का पूरा इसमें दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन और है कि क्या इंटरव्यू में रिश्वत या पहचान के द्वारा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, अभी आप लोग को पता नहीं है। जब आपका इंटरव्यू में कॉल आ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको मैसेज के द्वारा आसपास के, आपके पास पड़ोस के लोग, आपके पहचान के लोग, या फिर किसी भी तरह से कॉल वगैरह के द्वारा लोग आपसे संपर्क करेंगे कि मेरी आयोग में पहचान है, मेरा भतीजा है तो मेरे चाचा है तो मेरे कोई और है, ठीक है। इस तरह से लोग बात करेंगे कि आपका मार्क्स जो है बिल्कुल जितना कहेंगे, इसका एक पूरी तरह से एक ठेका टाइप का है। इतने पैसे देंगे तो इतने मार्क्स, इतने पैसे देंगे तो इतने मार्क्स, ठीक है। ये आपके पास आएगा, ये लगभग सभी के साथ होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी इंटरव्यू में मार्क्स जो है वो इस आधार पर नहीं मिलता है कि आपकी पहचान है या फिर आपके पास पैसा है या नहीं है, ठीक है। अगर इंटरव्यू में फोर जो इंटरव्यू लेने वाले 4 लोग हैं, ठीक है, तो 4 के पास अगर मान लीजिए नंबर को डिवाइड कर दिया जाए तो मान लीजिए सबके पास 5 नंबर है और पैसा किसी एक ने लिया है। बाय द वे, वैसा होता नहीं कि पैसा असली व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, ये कभी नहीं होता। बीच वाले पैसा इसलिए ले लेते हैं ताकि वो पैसा लिए रहें, अगर सिलेक्शन हो गया तो पैसा मेरा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा वापस कर देंगे। यही होता है उनका जो बेसिक फंडा होता है कि बैठे बिठाए मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 20 बच्चों से हमने 10 बच्चों से ले लिया तो फिर उसमें से अगर 6-7 बच्चा भी सिलेक्ट हो गया, 5 बच्चा भी सिलेक्ट हो गया, नहीं मान लीजिए इतना सिलेक्ट हुआ, 2 ही बच्चा सिलेक्ट हो गया, तब भी उनके बन गए 15 लाख रुपए बन गए, ठीक है। तो ये उनका जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है। तो 5-5 नंबर मान लीजिए सबको मिले हुए हैं इंटरव्यू में देने के लिए, और इन्होंने मान लीजिए पैसे लिए हैं, ये वैसे होता नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो इन्होंने पूरे 5 नंबर अगर दे दिए, ठीक है, बाकी लोगों ने आपको 2 नंबर, 1 नंबर, फिर किसी ने कुछ और, आपने चूँकि पैसा दिया तो आप बहुत अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, ये श्योर है। तो इसमें क्या होता है, आपके मार्क्स बहुत बहुत नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी के भी बहकावे में ना आए। आपके फ्रेंड्स या फिर आप रिश्तेदार कोई भी आपको ये कह रहा हो कि हाँ रिश्वत देने पे हो जाएगा, अब तो ये चलता ही है, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता। पिछली बार आयोग से रिलेटेड कुछ लोग थे, उनके बिल्कुल ब्लड रिलेशंस की बात मैं बात कर रही हूँ, उनको भी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आयोग में जाने के बाद भी नहीं हुआ, ठीक है। इंटरव्यू दिया उन्होंने और जितनी उन्होंने मेहनत की थी उतना ही उनको मार्क्स मिला है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचिए ज़रा सा, जो आयोग में है, जो आयोग के सारे क्रियाकलापों को देख रहा है, कागजात वगैरह देख रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर बाकी को लोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। पैसा आप किसको देंगे। तो मोस्टली जो होता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो पिछली बार भी पैसे दिए थे, उसके पहले भी दिए, उसमें से किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ,
ठीक है। पैसा वापस हो गया और थोड़े-थोड़े इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस हुए, कुछ नहीं हुए, बहुत ही प्रॉब्लम हुई, बार-बार कहना पड़ा। तो ये सब दिक्कत रहती है, तो पैसे लेने वाले आपके पीछे पड़ेंगे जब आपको इंटरव्यू में कॉल हो जाएगी तो। इन लोगों से सावधान रहें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, आपका चयन ज़रूर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करें। सोशियोलॉजी में बेसिक जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो जो थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने वीडियोज़ जो ओपन किए हैं उसमें मैंने थिंकर के वीडियो ओपन अभी नहीं किए हैं। ये मैं इंटरव्यू के बाद करूँगी, क्योंकि उसके लिए जो बच्चे थे उन्होंने पे किया है, और अगर अभी ओपन कर दिए तो कंपटीशन हाई हो सकता है। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा मैसेज किया है, तो उनको मैं इनसिक्योर नहीं करूँगी, और इसलिए मैं उन वीडियोज़ को ओपन नहीं करूँगी जो थिंकर से रिलेटेड हैं। ठीक है, बाकी जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट वगैरह है उनके वीडियोज़ जो है मैंने ओपन कर दिए हैं। कुछ और भी जो नेट से रिलेटेड वीडियो है वो भी मैं ओपन कर दूँगी। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। और भी कुछ प्रश्न हो तो मैं आपको उसका भी आंसर दूँगी। मुझे लगेगा कि हाँ, इसका आंसर देना चाहिए, ये सही है। और हो सके तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर नॉलेज को लीजिए, बहुत अच्छे से बताइए। जो इंटरव्यू में आंसर्स होते हैं बहुत अच्छे से उसको बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।